हम्म नमस्कार। और आज के इस क्लासरूम सेशन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। खास तौर पर उन सभी का जो आरएएस, एलडीसी और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो विषय है ना, वो भूगोल के नजरिए से बहुत ही अहम है। हाँ, आज हम एक बहुत ही खास डीप डाइव करने वाले हैं मरुस्थलीकरण और थार के मरुस्थल से जुड़ी महत्वपूर्ण शब्दावली पर। तो सबसे पहले बात करते हैं मरुस्थल में जीवनदायिनी चीज की, यानी पानी। मरुस्थल में पानी कहाँ और कैसे मिलता है? पहला ही बिंदु है लाठी सीरीज क्षेत्र। ये लाठी सीरीज असल में बहुत ही रोचक है। हाँ, मतलब मैं तो इसे रेगिस्तान के नीचे छिपी पानी की एक जादुई नदी कहूंगी। ये जैसलमेर के पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक फैली है। लगभग 60 किलोमीटर चौड़ी एक भूगर्भीय जलपट्टी। बिल्कुल सही। और अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो पता चलता है कि ये प्राचीन सरस्वती नदी का ही अवशेष है। अच्छा, वही सरस्वती नदी जो अब लुप्त हो चुकी है। हाँ वही। और इसी भूमिगत जल की वजह से इस इलाके में सेवण घास पाई जाती है। ये घास बहुत पौष्टिक होती है। और शायद इसी घास के अधिकता के कारण यहाँ गोडावन पक्षी भी बहुत आते हैं, है ना? एकदम सही। इसीलिए इस लाठी सीरीज क्षेत्र को गोडावण की शरणास्थली भी कहा जाता है। और एक और जरूरी बात, इसकी खोज काजरी यानी CAZRI जोधपुर ने की थी। ये तो हुई जमीन के नीचे के पानी की बात। लेकिन बारिश के पानी का क्या? यहाँ हमारा दूसरा बिंदु आता है प्लाया झीलें या खड़ीन झीलें। ये वर्षा ऋतु में बनने वाली अस्थायी झीलें होती हैं और इनका सर्वाधिक विस्तार आपको जैसलमेर में ही देखने को मिलेगा। अच्छा, पर इनका कोई ऐतिहासिक महत्व भी है क्या? बिल्कुल है। अगर हम इतिहास से जोड़ें तो 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा यहाँ रबी की फसल की खेती की जाती थी। वे इस पानी का बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करते थे। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। और जब ये प्लाया झीलें सूख जाती हैं तो उनके सूखने पर जो एक मैदान बनता है उसे बालसन कहते हैं। हाँ, बालसन। इसे आप एक सूखे हुए समतल मैदान की तरह समझ सकते हैं। इसके बाद चौथा बिंदु है रन या टाट। ये क्या होते हैं? देखिए, जो लवणीय और दलदली झीलें होती हैं उन्हें स्थानीय भाषा में रन या टाट कहा जाता है और ये भी सबसे ज्यादा जैसलमेर में ही पाई जाती हैं। अच्छा, तो खारे पानी वाली झीलें। चलिए, मैं प्रमुख रन की एक सूची पढ़ देती हूँ ताकि विद्यार्थियों को याद रहे। जैसलमेर में है पोकरण, कानोद, लवा, बिरमसर और भाखरी। हाँ, और फलौदी में बापरन काफी प्रसिद्ध है। बिल्कुल। और बालोतरा में थोबरन, चूरू में तालछापर और पडिहारा, और बाड़मेर में रेडाना। तो ये सभी अलग अलग जिलों के प्रमुख रन हैं। सही कहा। अब पानी के बाद मरुस्थल की भौतिक संरचना की बात करते हैं। तो हमारा पांचवा बिंदु है गांसी या कारवां। अगर मैं आपको एक डायग्राम का आंखों देखा हाल बताऊं तो दो बालू का स्तूपों यानी रेत की टीलों के बीच का जो रास्ता होता है ना, उसे गांसी या कारवां कहते हैं। हाँ, और इसी रास्ते से ऊंट या लोगों के कारवां गुजरते थे, इसीलिए इसका नाम भी कारवां पड़ गया। बहुत ही तार्किक नाम है। अब छठा बिंदु मुझे बहुत हैरान करता है। बाप बोल्डर। मरुस्थल में हिमानी या ग्लेशियर के अवशेष, मतलब ये कैसे संभव है? ये सच में थोड़ा अजीब लगता है, पर फलौदी के बाप नामक स्थान पर ऐसे निक्षेप मिले हैं। और ये आज के नहीं हैं, ये पर्मियन कार्बोनिफेरस काल के हिमानी के निक्षेप हैं। बाप रे, करोड़ों साल पुराने। बिल्कुल। और ये साबित करता है कि करोड़ों साल पहले यहाँ का भूगोल बिल्कुल अलग था। यहाँ कभी बर्फ हुआ करती थी। ये तो सच में चौंकाने वाला तथ्य है। सातवां बिंदु है लघु मरुस्थल। ये कहाँ है? कच्छ गुजरात से लेकर बीकानेर के मध्य जो मरुस्थल स्थित है उसे लघु मरुस्थल कहा जाता है। अच्छा, अब रेत के बाद मरुस्थल में जो थोड़ी बहुत हरियाली और चट्टानें हैं उनकी बात करते हैं। आठवां बिंदु है नखलिस्तान, जिसे ओएसिस भी कहते हैं। हाँ, मरुस्थल में हरा भरा क्षेत्र, जहां भी जल बेसिन पाए जाते हैं उनके चारों ओर अपने आप हरियाली विकसित हो जाती है। और इसका सर्वाधिक विस्तार भी जैसलमेर और बाड़मेर में ही है ना? एकदम सही। नौवां बिंदु है इंसेलबर्ग। अगर मैं इसे समझाऊं तो सांभर के आसपास का जो क्षेत्र है जहां ढालनुमा चट्टानें पाई जाती हैं उसे इंसेलबर्ग कहते हैं। हाँ, और पता है, जब इसके चारों ओर पानी भर जाता है तब इसे द्वीपीय पर्वत यानी आइलैंड माउंटेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये पानी के बीच एक टापू जैसा दिखता है। अरे वाह, ये तो विजुअलाइज करने में ही बहुत सुंदर लगता है। 10वां बिंदु है गिरिपद या पेडिमेंट। ये पर्वत के बिल्कुल नीचे का वो स्थान होता है जहां मरुस्थल की उड़ती हुई रेत
आकर जमा हो जाती है। बिल्कुल, पर्वत के पैरों में जमा रेत, इसीलिए इसे गिरिपद कहते हैं। अब मरुस्थल की ऊंचाई और नीचाई के खेल को समझते हैं। 11वां और 12वां बिंदु अक्सर कंफ्यूज करता है, थली और तल्ली। हाँ, विद्यार्थियों को इसमें अक्सर दिक्कत होती है। तो मैं ब्लैक बोर्ड को 2 हिस्सों में बांटती हूँ। एक तरफ थली यानी मरुस्थल का ऊंचा उठावा भाग, जैसे बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ का इलाका। और दूसरी तरफ तल्ली, मतलब खेतों का वह निचला भाग जहां ढलान की वजह से वर्षा का जल एकत्रित होता है, और ये आपको सर्वाधिक जैसलमेर में मिलेगा। तो थल ऊंचा और तल्ली नीचा, याद रखना आसान है। 13वां बिंदु है बजादा। मैं यहाँ एक फ्लो चार्ट पढ़ती हूँ। पर्वत, उसके बाद जल प्रवाह और फिर बजादा में समाप्ति। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे भूमि वाला वह क्षेत्र जहां पर्वतों से बहकर आने वाला जल अंततः आकर समाप्त हो जाता है या जमीन में समा जाता है, उसे बजादा कहते हैं। बहुत ही स्पष्ट है। और 14वां बिंदु है दुर्ग या कोडर्म। ये वो क्षेत्र है जो पूरी तरह से यानी 100% सिर्फ बालू या लेद से निर्मित है, एकदम पूर्ण मरुस्थल। बिल्कुल, जहां कंकड़ या पत्थर नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेत होती है। अब 15वें बिंदु पर आते हैं, रोही मैदान। अगर हम नक्शा देखें तो एक तरफ लूनी नदी है, दूसरी तरफ अरावली पर्वत है, और उनके बीच के उपजाऊ मैदान को ही रोही मैदान कहते हैं। सही है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से ये मैदान बनता है, इसीलिए ये काफी उपजाऊ होता है। 16वां बिंदु है धरियन। जैसलमेर में रेत के धोरों या टीलों को स्थानीय भाषा में धरियन कहते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये स्थानांतरित और गतिशील होते हैं। हवा के साथ ये अपनी जगह बदलते रहते हैं। मतलब ये टीले चलते फिरते रहते हैं। 17वां बिंदु है मरहो। ये क्या है? अभी हमने तल्ली की बात की थी ना। हाँ, वो निचला हिस्सा जहाँ पानी भरता है। बिल्कुल, तो जब तल्ली या पाखड़ सूख जाते हैं तो पीछे जो नमी वाली उपजाऊ मिट्टी बचती है, उस क्षेत्र को मरहो कहते हैं। ये कृषि के लिए बहुत ही अच्छी जगह होती है। अच्छा, मतलब पानी सूखने के बाद की उपजाऊ जमीन। 18वां बिंदु है नेवखा या लूनेट। ये वो बालू का स्तूप होते हैं जो झाड़ियों के पीछे बनते हैं। हाँ, जब तेज हवा उड़कर आती है और किसी झाड़ी से टकराती है तो उसके ठीक पीछे जो रेत जमा हो जाती है, उसे नेवखा कहते हैं। और 19वां बिंदु है नेटवर्क बालू का स्तूप। ये टीले हनुमानगढ़ से लेकर हरियाणा के हिसार भिवानी तक फैले हुए हैं, और ये आपस में एक नेटवर्क की तरह जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल, ये अलग अलग नहीं होते, बल्कि एक दूसरे से गुंथे हुए होते हैं। अब हम परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले कुछ वेरी इंपॉर्टेंट तथ्यों पर आते हैं। 20वां बिंदु है समगांव। ये राजस्थान का वो क्षेत्र है जहां बिल्कुल 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 0 सेंटीमीटर? मतलब यहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं गिरती? हाँ, लगभग ऐसा ही है। इसीलिए ये पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है। यहाँ पेड़ पौधे नहीं उगते। 21वां बिंदु है पीवड़ा सांप। ये मरुस्थल में पाए जाने वाला एक बेहद जहरीला सांप है। हाँ, पीवड़ा का जहर बहुत खतरनाक होता है और ये मरुस्थलीय पर्यावरण के अनुकूल ढला हुआ होता है। अब 22वें बिंदु पर तो मैं चाहूंगी कि सभी विद्यार्थी एक बड़ा सा स्टार लगा लें। वेरी इंपॉर्टेंट, आकलवुड फॉसिल पार्क। बिल्कुल, इसे तो रट ही लीजिए। यहाँ विश्व की प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष पाए गए हैं। और ये अवशेष जुरासिक काल के हैं, है ना? हाँ, इनकी आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व की आंकी गई है। जरा सोचिए, 18 करोड़ साल पहले की लकड़ी। ये तो सच में दिमाग सुनकर देने वाली बात है। 18 करोड़ साल। 23वां बिंदु है चांदन नलकूप, जो जैसलमेर में है। इसे थार का घड़ा भी कहा जाता है। हाँ, क्योंकि इस सूखे इलाके में ये मीठे पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। और 24वां बिंदु थार मरुस्थल के विस्तार को लेकर है। कुल विस्तार का 85% हिस्सा भारत में है और 15% पाकिस्तान में है। और भारत में जो 85% है, उसका भी 67% हिस्सा अकेले राजस्थान में है। बाकी का हिस्सा पंजाब, हरियाणा और गुजरात में फैला है। बिल्कुल। अब हमारे सभी शब्द पूरे हो गए, तो अंत में थार मरुस्थल की कुछ बड़ी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। ये विश्व का सबसे नया मरुस्थल है।
हाँ, भूवैज्ञानिक दृष्टि से ये काफी युवा है। और ये विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी वाला मरुस्थल भी है। सही का। और इसी के साथ ये विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल भी है। यहाँ लोग और जानवर दोनों बड़ी संख्या में रहते हैं। एक और दिलचस्प बात, पाकिस्तान में इस मरुस्थल को चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। अब इन सब चुनौतियों और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों की भी बात करनी होगी, जैसे मरु विकास कार्यक्रम यानी DDP। हाँ, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी शुरुआत 1977-78 में हुई थी। तब ये राजस्थान के 16 जिलों के 85 खंडों में शुरू किया गया था। और शुरुआत में इसका 100% वित्तीय पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था। लेकिन मैंने पढ़ा है कि 1999 के बाद इसमें बदलाव आया। हाँ, 1999 के बाद से वर्तमान में केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात 75 और 25 का हो गया है। मतलब केंद्र 75 और राज्य 25। इसके उद्देश्य क्या क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य हैं, पहला, मरुस्थलीय क्षेत्र का विकास करना, दूसरा, वनों का विकास करना ताकि रेत को उड़ने से रोका जा सके, और तीसरा, सूखे के असर को कम करना। तो आज के इस विस्तृत क्लासरूम सेशन को अब यहीं समेटते हैं। हमने जमीन के नीचे बहने वाली लाठी सीरीज के पानी से लेकर 18 करोड़ साल पुराने जीवाश्मों तक सब कुछ कवर किया है। हाँ। आप सभी विद्यार्थियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।